करीना को दुल्हन बनकर ससुराल में आए 3 दिन हो चुके थे। उसकी खातिरदारी बड़े अच्छे से की जा रही थी। कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी ये कभी वो। करीना सोचने लगी, लगता है मेरी ससुराल में कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो रही है। लेकिन मैं रोज रोज ऐसा खाना खाऊंगी तो मेरी फिगर का क्या होगा? इस तरह तो मैं टुनटुन बन जाऊंगी। नहीं नहीं, बहुत हो गया। शादी के चक्कर में ये फ्राइड खाना खाए जा रही हूँ। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। करीना रसोई की तरफ जाने लगी तो उसकी सास रमोला बोली, अरे बहू, रसोई में क्यों जा रही हो? मम्मी जी, खाना बनाने जा रही हूँ। अरे नहीं बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। कुछ दिन आराम करो, खाना तो बाहर से आ जाएगा। तनु बेटा, जरा खाना ऑर्डर कर दो। आई मॉम, बोलो क्या क्या ऑर्डर करना है? हमारे लिए तो पाव भाजी और डोसा मंगा लो। करीना बेटा, तुम भी बता दो क्या खाओगी? मम्मी जी, बाहर का खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। बहुत दिनों से ऐसा खाना खाते हुए मन उकता गया है। तनु, बहू के लिए प्लेन रोटी और दाल ऑर्डर कर दो। मम्मी जी, खाना मैं बना लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू, भला तुम्हारे बने खाने में ऐसा स्वाद कहाँ होगा जो बाहर के खाने में है? इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन करीना ने सोचा, आज मैं खाना बना ही लूंगी, तब देखती हूँ कैसे नहीं खाएंगे। सुबह करीना रसोई में गई और सोचने लगी, इन लोगों के लिए कोई चाइनीज डिश बना देती हूँ और अपने लिए दाल चावल। वह रसोई में डिब्बों में सामान देखने लगी, लेकिन सारे डिब्बे खाली निकले। रसोई में चाय पत्ती और चीनी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे भगवान, ये लोग तो सच में ही फास्ट फूड के कीड़े हैं, इसीलिए रसोई में राशन नहीं है। लेकिन मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। अगर ये लोग इसी तरह बाहर का खाना खाएंगे और रसोई में राशन नहीं रखेंगे तो मेरा ये शादी निभा पाना मुश्किल है। मुझे घर में इस बारे में बात करनी होगी। हाँ। करीना अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी, रसोई में कोई भी सामान नहीं है और मेरा दाल चावल खाने का मन है। तो टेंशन किस बात की बहू, मैं तनु से कहकर अभी ऑर्डर कराती हूँ। मम्मी जी, मुझे बाहर के नहीं, अपने घर में बने दाल चावल खाने हैं। रमोला धीरे से बोली, अरे बहू, क्या झमेला खड़ा करना। दुनिया भर का पैसा खर्च करके राशन भरो, सब्जियां भरो, काटो पीटो, मसाला भूनो, ऊपर से ढेर सारे बर्तन। ऑनलाइन से 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। ना बनाने का झंझट, ना बर्तनों की फिक्र, और बाहर जैसा स्वाद घर के खाने में कहाँ। मम्मी जी, एक बार मुझे बनाने का मौका तो दो, आपको होटल जैसा स्वाद ही मिलेगा। मैं ऐसे रोज बाहर का खाना नहीं खा पाऊंगी। बहू, क्या तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती? इस घर में खाना नहीं बनेगा, खाना बाहर से ही आएगा। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? रोहित को आने दो, वो छोड़ देगा। रोहित को आने में अभी काफी समय था। करीना ने अपनी माँ को फोन मिला दिया और बोली, मम्मा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बाहर का खाना देखकर उल्टी करने का मन होने लगता है और सासू माँ ने सख्ती से कहा है कि घर में खाना नहीं बनेगा। मम्मा, प्लीज पापा को भेजकर मुझे घर बुला लो। मैं घर में बने खाने के लिए तरस रही हूँ। ये लोग तो फास्ट फूड के कीड़े हैं। उसकी मम्मी बोली, तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना। शादी जैसे बंधन यूं ही बातों में थोड़े ही ना खत्म होते हैं, और तू उन्हें फास्ट फूड का कीड़ा बता रही है तो उन्हें दिखा कि बाहर का खाना एक तरह का कीड़ा ही है जो धीरे धीरे हमारे लीवर को डैमेज कर देता है। घर छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है बेटा, बल्कि इसका हल ढूंढने की कोशिश कर। करीना के दिमाग में कुछ बात आई और उसने मायके जाने का फैसला बदल लिया। कुछ देर बाद वह रमोला से बोली, मम्मी जी, मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, क्या आपको भी खाना है? ये सुनकर रमोला बहुत खुश हुई। सोचने लगी, देखो
आ गई ना बहू लाइन पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तनु से बोलती हूँ। तनु ने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद पिज्ज़ा आ गया। मम्मी जी, ये तो ठंडे हैं, मैं अभी ओवन में गर्म करके लाती हूँ। करीना रसोई में गई और सुबह की सफाई में जो उसने 3-4 कॉकरोच मारकर संभाल कर रखे थे, वो पिज्ज़ा पर लगी प्याज के नीचे छिपा कर रख लाई। मम्मी जी, तनु लो गर्म गर्म खा लो। इतना यमी पिज़्ज़ा देखकर मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं प्याज नहीं खाऊंगी। तनु लो, ये प्याज तुम ले लो। मम्मी जी, थोड़ी आप ले लो। करीना ने जैसे ही प्याज उठाई, तभी एकदम से तनु की नजर कॉकरोच पर गई और वह जोर से चिल्लाई, भाभी, आपके पिज्जा में कॉकरोच। करीना ने एकदम से पिज्जा फेंकते हुए कहा, अच्छी, पिज्जा में कॉकरोच। अये, मैं नहीं खाऊंगी, हटाओ इसे मेरे सामने से। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। हम अपना पिज्जा भी देखते हैं। लेकिन ये क्या, उन दोनों के पिज्जा में भी कॉकरोच। मैंने पहले ही कहा था, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। पता नहीं आज कैसे हो गया, वरना हम तो कितने सालों से बाहर का खाना खा रहे हैं। कॉकरोच देखने के बावजूद भी उन्होंने बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ा। लगता है ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन करीना ने रमोला के बाहर से आए मंचूरियन राइस में पेट साफ करने की दवाई मिला दी। फिर क्या था, रमोला हर मिनट में वॉशरूम। अब कंट्रोल नहीं होता बहू, रोहित को फोन कर, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं ही ले चलती हूँ। तो देर मत करो वरना यही निकल जाएगी। करीना उसे अपने दोस्त अजय के नर्सिंग होम में ले गई। अजय, कुछ भी करो, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट बना दो जिसमें मेरी सासू माँ के लिवर, किडनी, फेफड़े सब डैमेज हो, नहीं तो ये पूरे घर को बीमार कर देंगी। करीना ने उसे सारी बातें बताईं। अजय ने ऐसा ही किया। आंटी जी, आपका केस बहुत सीरियस है। सीरियस है? ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर साहब? लगता है आप ज्यादा ऑयली खाते हैं, जो आपको हजम नहीं हो रहा। कहते हुए दुखी हो रहा है कि आपके लीवर ने 90% काम करना बंद कर दिया है। आंतें फैट से ब्लॉक हो गई हैं। आपको किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। कहीं आप बाहर का खाना कुछ ज्यादा तो नहीं खाती? रमोला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। मैंने तो केवल बाहर का खाना ही खाया है, लेकिन अब नहीं खाऊंगी और ना किसी को खाने दूंगी। मैं मरना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। मम्मी जी, आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो आपने अपने पोती पोते का मुंह भी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी जी को बचा लो। अभी भी कुछ चांसेस हैं। उसके लिए आपको घर का साधारण खाना खाना पड़ेगा। हो सकता है रिकवरी हो जाए। अजय ने सारी बातें समझाकर और कुछ मल्टीविटामिन दवाइयां देकर उसे घर भेज दिया। मम्मी जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए जीरा राइस ऑर्डर कर देती हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बहू, बस अब और नहीं खाना मुझे बाहर का खाना, और मुझे ही नहीं, किसी को नहीं खाना। आज के बाद घर में बाहर का खाना आना बंद। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम सब लोगों का लिवर भी खराब हो जाए। अरे रोहित बेटा, तुम आ गए? हाँ मम्मी, करीना ने कॉल की थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अब एक काम कर, बहू के साथ जाकर रसोई का सामान ले आ। आज के बाद हमारा खाना घर में ही बनेगा। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि मेरी आंखें जो खुल गई हैं। मैं अब तक तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन अब और नहीं। बहू, तुम एक काम करना, राशन आने के बाद मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। करीना अपनी जीत पर बहुत खुश हुई और उसने इस तरह अपनी ससुराल वालों का बाहर का खाना खाने की लत को छुड़ा दिया।
सुदर्शन बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी अलका। उसके काले घने लंबे बालों को जो कोई एक बार देख ले वह देखता ही रह जाए। उसके लिए रोज नए नए रिश्ते आते थे, लेकिन सुदर्शन मोटी मछली फंसने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह सबको मना करके वापस लौटा देता। एक दिन अलका की माँ रामेश्वरी बोली, पता नहीं तुम क्या चाहते हो, बेटी पूरे 24 की हो गई है और तुम रिश्ता करने को तैयार नहीं। अरे मैं क्या पागल हूँ जो अपनी बेटी ऐसे ही किसी को सौंप दूं? मैं चाहता हूँ कि कोई अमीर आदमी मिल जाए, फिर तो अलका के साथ हमारी भी बल्ले बल्ले। तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी की भी कीमत वसूलना चाहते हो? अरे जब भी बोलोगी मुंह से जहरी उगलोगी। हटो, मुझे बाजार जाने दो, दुकान का सामान खत्म हो गया है। सुदर्शन की किराने की दुकान थी, जिसका सामान लेने के लिए उसे सप्ताह में एक बार शहर जाना पड़ता था। वहां जाकर गर्मी में भीड़ भाड़ से उसका सिर चकराने लगा और वह एक जगह छांव में आराम से बैठ गया। तभी उसने पास में बैठे दो लोगों को बातें करते हुए सुना। आजकल की लड़कियां लंबे बाल नहीं रखती, मुझे कोई लंबे बाल वाली लड़की मिल जाए तो उसे माला माल कर दूं। अरे कोई पागल होगी भैया जो तुम्हें पैसों के बदले में अपने बाल देगी। उनकी बातें सुनकर सुदर्शन के कान खड़े हो गए। वह बोला, अरे भाई वैसे आप लोगों को लंबे बालों का करना क्या है? देखो भैया, हम बालों का व्यापार करते हैं। लंबे बालों को इकट्ठा करके हम विदेश में बेच देते हैं, जिसकी हमें अच्छी खासी कीमत मिलती है। जितने लंबे बाल उतनी ज्यादा कीमत। क्या तुम हमें लंबे बाल दिला सकते हो? सुदर्शन ने सोचा कि अगर वह अलका के बाल बेच दे तो उसे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन वह सोचने लगा कि वह अलका के बाल काटेगा कैसे। सुदर्शन ने उन्हें समस्या बताई कि बाल तो हैं, लेकिन उसकी बेटी उसे बाल काटने नहीं देगी। उन लोगों ने बताया कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिसे छिड़कते ही सारे बाल अपने आप ही सिर से गिर जाएंगे। सुदर्शन बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गया। वहां जाकर उसने आवाज दी, अलका, अरे कहाँ हो बेटी? देखो शहर से तुम्हारे चाचा आए हैं। अलका और रामेश्वरी बाहर आईं। अरे जानती हो, ये लोग अपने ही गांव के हैं। बहुत साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे, आज शहर में मिल गए तो साथ ले आया। आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, तुम खाना बना लो। रात हो गई है, सुबह इन लोगों को जल्दी निकलना है। खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अलका के सोने के बाद सुदर्शन ने वह दवाई चुपके से उसके सिर पर छिड़क दी। कुछ ही देर बाद उसके सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए। सुदर्शन ने उन लोगों को अलका के बाल दिए और उनसे बालों के बदले 20,000 रुपए लेकर उन्हें दिन निकलते ही वहां से भेज दिया। सुबह जब अलका उठी तो उसका हाथ उसके सिर पर गया। अचानक से खुद को गंजी देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग वहां दौड़े हुए आए। माँ, मेरे बाल, मैं गंजी कैसे हो गई माँ? अरे ये मेरी बच्ची के बालों को क्या हुआ? हाय, मेरी बच्ची गंजी हो गई। जिसका डर था वही हुआ, मेरा सपना सच हो गया। सपना? कैसा सपना? मुझे सपने में एक साधु दिखाई दिए जो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी के जल्दी ही सिर से बाल गायब हो जाएंगे और उसके गंजी होते ही उसका भाग्य बदल जाएगा। उसे राजा जैसा पति मिलेगा और वो पैसों में खेलेगी। अलका रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए पैसा, ना चाहिए राजा जैसा पति। मुझे मेरे बाल चाहिए। मैं गंजी हो गई और भला गंजी लड़की से कौन लड़का शादी करेगा? गंजी होकर अब मैं बदसूरत दिखाई दूंगी। अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। ना लाडो ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा सोचकर ही तुम्हारे बाल लिए हों। अलका के दिन रात रो रो कर गुजर रहे थे। उसने शर्म के मारे बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। अब उसके रिश्ते तो आते थे, लेकिन वह किसी के सामने नहीं जाती। लेकिन सुदर्शन, उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके पास 20,000 रुपए थे और वह इसी बात से खुश था। बेटी का ये हाल देखकर रामेश्वरी बोली, कितने लापरवाह बाप हो तुम।
बेटी गंजी होने के दुख में घुली जा रही है और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। अरे तो क्या करूं? इसके बालों की वजह से मैं आत्महत्या कर लूं? कुछ तो करो। धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि अलका गंजी हो गई है। सब उसको खिड़की दरवाजों में से झांक झांक कर जाते हैं। अगर कुछ दिन ऐसा ही और रहा तो वह मर जाएगी। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मर जाए। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एक बार शादी हो गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। रामेश्वरी जानती थी कि अब उसकी गंजी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन सुदर्शन अब अपनी गंजी बेटी की शादी से भी फायदा उठाना चाहता था। एक दिन उसने एक पंडित बुलाया और उसे चुपचाप से 5,000 रुपए देकर कहा, पंडित जी, मेरी बेटी की कुंडली के सारे ग्रह बदल डालो। ये बात शहर भर में फैला दो कि जो भी मेरी गंजी बेटी से शादी करेगा उसके भाग्य में राजयोग होगा। उसकी किस्मत में रुपया, पैसा, सोने चांदी के भंडार लग जाएंगे। मेरी गंजी बेटी जैसा भाग्य लाखों करोड़ों में ही किसी लड़की का होता है। बस इतनी सी बात जजमान। अब आप देखिए कि आपकी बेटी को किस तरह शहर भर में मशहूर करता हूँ मैं। पंडित ने ये बात आग की तरह फैला दी कि अलका कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि बहुत ही किस्मत वाली है। जिसकी भी उसके साथ शादी होगी उसे कुबेर का खजाना मिलेगा। ये जानकर बहुत से लालची लोग अलका का हाथ मांगने आने लगे, लेकिन अभी तक सुदर्शन को कोई ज्यादा मालदार आदमी नहीं मिला। वह कुछ सोच ही रहा था कि एक लंबी चमचमाती गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर निकला और पीछे से गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसमें से सूट बूट में एक लड़का उतरा जिसका नाम रोहित था। बड़े बड़े चश्मे में उसका चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आया। उसे अपने घर की तरफ आते देख सुदर्शन का चेहरा खिल गया। उसके पीछे पंडित जी को आते देख वह समझ गया कि जरूर ये लड़का अलका के लिए आया है। सुदर्शन उसे अंदर ले गया। जजमान, अब बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी कीजिए। ये साहब आपकी गंजी बेटी से शादी करना चाहते हैं। महीने में लाखों की आमदनी होती है। सप्ताह में हजारों रुपए तो ये गरीबों में दान कर देते हैं। बहुत अच्छा योग बना है तुम्हारी बेटी के साथ। पंडित जी, आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। अलका पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। वह बोली, मुझसे शादी करने से पहले सोच लेना कि मैं गंजी हूँ। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। रोहित की आवाज सुनकर अलका हैरान हो गई। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। रोहित की दौलत की चकाचौंध के आगे सुदर्शन ये भूल गया कि ये वही रोहित है जिसने 4 साल पहले अलका का हाथ मांगा था। वह अलका से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गरीब था, इसलिए सुदर्शन ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज उसी धक्के की वजह से रोहित अमीर आदमी बन गया और फिर से एक बार अपने प्यार को पाने चला आया। रोहित ने चश्मे उतारे तो सुदर्शन ने उसे पहचान लिया और 4 साल पहले हुई घटना उसे याद आ गई। लेकिन पुरानी बातें याद करके वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अरे रोहित, मुझे यकीन था कि एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। शादी में मुझे ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। मैं आज ही शादी करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कुछ ही देर बाद रोहित उन्हें गाड़ी में बिठाकर मंदिर में ले गया और वहां जाकर उसने अलका से शादी कर ली। सुदर्शन के लालच की वजह से उसकी बेटी गंजी हुई, लेकिन गंजी होने की वजह से अलका का खोया हुआ प्यार उसे वापस मिल गया। अब उसे गंजी होने का कोई दुख नहीं था। कुछ समय बाद अलका के सिर पर फिर से बाल आने लगे। रोहित और अलका अब बहुत खुश थे।